Students, earlier we discussed about of hypothesis, its characteristics and nature of hypothesis. तो पहले लेक्चर में हमने परिकल्पना की विशेषताएं और परिकल्पना की प्रकृति के बारे में पढ़ा था. Today we will discuss about type of hypothesis. एक चार्ट यहाँ पर देख रहे होंगे. दो the classification may be of different types. अलग-अलग तरह से क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण हो सकता है परिकल्पना का. But here we are giving two. One is the non-experimental, another the experimental. The non-experimental hypothesis is of two types: simple hypothesis, complex hypothesis, and refined hypothesis. बीच में लेवल लगा लोगे, जरूरी नहीं कि लगाओ. But simple hypothesis, complex hypothesis, and refined hypothesis. The experimental hypothesis, it is of statistical hypothesis, existential hypothesis, universal hypothesis, and conceptual hypothesis. If we talk about of statistical, सांख्यिकी परिकल्पना, इसके दो होते हैं. ये important है. क्यों important है? This is mostly done in our educational research. Thus, it is of two types: null hypothesis and experimental hypothesis. This experimental hypothesis, यहाँ पर ये experimental है. This is alternative hypothesis. यहाँ पर आप याद रखना कि ये this is as the null hypothesis की जगह यहाँ पर जो है आपका null hypothesis and experimental की जगह alternative hypothesis. क्या लिखा गया यहाँ पर? Alternative hypothesis. ठीक है. And alternative hypothesis of two types: negative and positive. Negative and positive. Generally, it is the classification of hypothesis. Now we shall go in detail about hypothesis. Classification of hypothesis. परिकल्पनाओं के प्रकार. तो परिकल्पनाओं के प्रकार में और परिकल्पना क्या है, परिकल्पना कितने तरह की होती है, उसके बारे में एक बार अच्छी तरह से चल रहे हैं. तो परिकल्पना के बारे में तो आपको पता चल गया. दिस इज द pre-assumed finding और pre-assumed result of any of the research. पहले से जो है कोई चीज हम उसको जो है सोच लेते हैं या बना लेते हैं कि ये होगा. एक आधार जो है परिकल्पना, एक समझ लो शोध का आधार है. इट इज द बेसिस फॉर एनी ऑफ द रिसर्च. तो characteristics, nature we have earlier discussed. अब हम चल रहे हैं कि परिकल्पनाओं के प्रकार या टाइप ऑफ हाइपोथेसिस. पहली है हमारी सामान्य परिकल्पना, सिंपल हाइपोथेसिस. इसमें सरल परिकल्पना स्वीकार्य है जिसमें दो चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है. दो चरों के बीच में सहसंबंध ज्ञात करते हैं, डिक्लेरेशन नहीं है. ठीक है, सामान्य परिकल्पना सिंपल. दूसरा है आपका जटिल परिकल्पना, मींस कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. इसमें सहसंबंध ज्ञात करने के लिए उच्च सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है. जब दो चरों के बीच में सहसंबंध निकाल रहे हैं तो हम जो है सामान्य परिकल्पना के आधार पर कर सकते हैं. यदि दो से ज्यादा हैं तो वहां पर आपकी जटिल या कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होगी. तीसरा है आपका तार्किक परिकल्पना, मींस लॉजिकल हाइपोथेसिस. तार्किक परिकल्पना से आशय उस परिकल्पना से है जिसे तार्किक रूप से प्रमाणित किया जा सके, अर्थात लॉजिक के आधार पर उसको प्रमाणित किया जा सके. तार्किक परिकल्पना की व्याख्या सीमित साक्ष्य रखने वाले तर्क के रूप में की जाती है. चौथा है आपका अनुभवजन्य परिकल्पना, एम्पिरिकल हाइपोथेसिस. जब किसी समस्या के परिक्षेत्र में सर्वेक्षण का आधार सामान्य अनुभव होता है और जिसे वैज्ञानिक विधि द्वारा सर्वेक्षण कर प्रमाणित किया जा सके, अनुभवजन्य परिकल्पना कहलाती है. इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निरीक्षण से ज्ञान का अनुभव समाहित है. और पांचवा है आपका सांख्यिकी परिकल्पना, statistical hypothesis. Already I have spoken to you that this is the most important because when there is the quantitative research and if we have to find out the effect of one variable on another, तब यहाँ पर सांख्यिकी परिकल्पना रहती है. या हमने कोरिलेशन निकालना होता है तब भी सांख्यिकी परिकल्पना होती है. तो सांख्यिकी परिकल्पना वास्तव में वह परिकल्पना है जिसे शून्य परिकल्पना भी शामिल है, जबकि एक अन्य दृष्टिकोण के हिसाब से इसमें दो हैं.
That means statistical hypothesis can be divided into two parts. One is the null hypothesis, another is the alternative hypothesis. शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना, ये दोनों आपने बिल्कुल रट्टा मार लेना है कि परिकल्पना दो तरह की होती है, शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना। ठीक है, पढ़े आपने ढेर सारे हैं, बट स्टैटिस्टिकली देयर आर द टू टाइप ऑफ द हाइपोथेसिस, वन इज द नल हाइपोथेसिस, अनदर इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस वहां पर है जहां में देखते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, नल हाइपोथेसिस। और जब हम ये कह देते हैं कि वन वेरिएबल इज ग्रेटर और वन वेरिएबल इज इंपैक्टिंग ऑन अदर वेरिएबल या नॉट इफेक्टिंग ऑन अदर वेरिएबल, वहां पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। डिटेल में हम पीछे चलेंगे एक बार और इनके बारे में। तो इस तरह से 5 तरह की जो परिकल्पना होगी। पहला है सामान्य परिकल्पना, सिंपल हाइपोथेसिस, सेकंड जटिल परिकल्पना, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, तीसरा तार्किक परिकल्पना, लॉजिकल हाइपोथेसिस, चौथा अनुभवजन्य परिकल्पना, एम्पिरिकल हाइपोथेसिस, पांचवा सांख्यिकी परिकल्पना। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सांख्यिकी परिकल्पना के 2 प्रकार, शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस और वैकल्पिक परिकल्पना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक, तो ये तो कुछ ये थे। वैकल्पिक में मैंने बताया था दोनों लेते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जैसे हम ये कहें कि स्टडी हैबिट हैज गुड इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, कि जो अध्ययन की आदत है उसका एकेडमिक अचीवमेंट पर या बच्चों की उपलब्धि पर अच्छा असर पड़ता है। डिक्लेयर कर दे रहे हैं हम पहले, पॉजिटिव। अब नेगेटिव, खेल का पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है, दैट इज नेगेटिव। तो यहां पर हम जो है वैकल्पिक में 2 होगी। अब गुड और हेट की ने परिकल्पना को 3 भागों बांटा गया है, गुड और हेट। हेट नहीं, हेट में घृणा हो गया। तो पहला है आपका आनुभविक एक रूपता परिकल्पना, एग्जिस्टिंग एम्पिरिकल हाइपोथेसिस, दूसरा जटिल परिकल्पना, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, तीसरा विश्लेषणात्मक चर आधारित परिकल्पना, एनालिटिकल वेरिएबल बेस्ड हाइपोथेसिस। इसके बाद है मैकगुइन ने परिकल्पना को 2 भागों में बांटा है, अस्तित्व परिकल्पना, एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस, एग्जिस्टेंशियल अस्तित्व परक परिकल्पना, और दूसरा है सार्वभौमिक परिकल्पना, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। तो याद रखते रहना, पहला हमने बताया था गुड एंड हेट के अनुसार 3 तरह की परिकल्पना, मैकगुइन के हिसाब से 2 तरह की परिकल्पना, हेज के हिसाब से 2 तरह की परिकल्पना, सरल परिकल्पना, सिंपल हाइपोथेसिस, जटिल परिकल्पना, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। प्रोफेसर SP गुप्ता ने इनको 5 भागों में बांटा गया है। नंबर है 1 अंतर की परिकल्पना व सह संबंध की परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस एंड हाइपोथेसिस ऑफ कोरिलेशन। द्वितीय में दिशापरक, दिशाविहीन व शून्य परिकल्पना, अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस। तीसरा है सकारात्मक व नकारात्मक परिकल्पना, पॉजिटिव और निगेटिव हाइपोथेसिस। जो चौथा है वह है आपका वर्गीकरण में पूर्व कथित, उत्तर कथित और वर्णित परिकल्पना। ठीक है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। अगला है आपका 5वां अनुसंधान व सांख्यिकी परिकल्पना, दैट इज रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि परिकल्पना केवल 2 तरह की होगी, अनुसंधान परिकल्पना, रिसर्च हाइपोथेसिस, और सांख्यिकी परिकल्पना, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नहीं 2 तरह की तो होती है, लेकिन नाम अलग दे दिए, प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल और अप्रायोगिक, नॉन एक्सपेरिमेंटल। तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप हो गए। इसमें जो हमने नाम बताए हैं एक एक 1 by 1, नाउ वी विल गो इन इंग्लिश। ओके, generally the hypothesis can be divided into 5 parts. First is simple hypothesis, second, complex hypothesis, third, logical hypothesis, fourth, empirical hypothesis, fifth, statistical hypothesis. And fifth, statistical hypothesis is of 2 types, null hypothesis and alternative hypothesis. And after that
Good and Haidt has divided the hypothesis into three categories. One, existing empirical hypothesis. Second, complex hypothesis. Third, analytical variable based hypothesis. McGuinn has divided the hypothesis into two parts. Those are as existential hypothesis and universal hypothesis. Haidt divided into two, simple hypothesis and complex hypothesis. Professor S.P. Gupta has divided into 5. One, difference and correlation hypothesis. Second, alternative and null hypothesis. Next, positive and negative hypothesis. Fourth, that is descriptive hypothesis. And last is research and statistical hypothesis. But some of the scholars are divided into two parts. One is research hypothesis, another is the statistical hypothesis. But some other scholars are divided into two parts. Those are experimental and non-experimental. लेकिन अब चरों के आधार पर according to the variables mean जो अपना change variable जिसे हम कहते हैं चर कहते हैं, like एजुकेशन के लिए या उसके लिए जो है, तो ये चरों के आधार पर according to variable there are two type of the चरों के आधार पर, ठीक है। शोध विशेषज्ञों ने परिकल्पना का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया है। पहला आधार है चरों की संख्या के आधार पर, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसके हिसाब से दो हैं, सिंपल हाइपोथेसिस साधारण परिकल्पना, जटिल परिकल्पना या कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ठीक, पहला हमने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एंड सेकंड वन इज चरों की विशेष संबंध के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स। हियर मैक्यूगन 1990 इसके हिसाब से इसने दो दिए हैं, सार्वभौमिक परिकल्पना दैट इज यूनिवर्सल हाइपोथेसिस, दूसरा अस्तित्वात्मक परिकल्पना या एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। ठीक, तीसरा है आपका विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर, दैट मीन द हाइपोथेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ थ्री कैटेगरीज, ऑन द बेसिस ऑफ दीज वन। उसके लिए आपका फर्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल चरों के आधार पर, दूसरा चरों की विशेष संबंध के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन ऑफ द वेरिएबल्स, और उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। तो किस तरह क्यों हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके आधार पर वहां पर पहला है आपका शोध परिकल्पना, दैट इज रिसर्च हाइपोथेसिस। इट इज ऑफ वन इज शून्य परिकल्पना, ठीक है। तो शोध उद्देश्य या शोध परिकल्पना, इसके आधार पर आपका पहला तो शोध परिकल्पना कि क्या हो या क्या नहीं, दूसरा शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस या जीरो हाइपोथेसिस, उसके बाद सांख्यिकी परिकल्पना दैट इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। दिस स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द नंबर्स और न्यूमरल्स। एच, कैपिटल एच कहते ही आपको आ जाएगा हाइपोथेसिस, और एच के नीचे अगर हम जीरो लगा देंगे तो ये आपका जीरो हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस, और यदि वन लगा देंगे तो इट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा कि सांख्यिकी में के आधार पर परिकल्पना क्या है। एक बार जो है फिर हम रिपीट कर देंगे कि दो हाइपोथेसिस आपने अपने दिमाग में रखनी है। वन इज द नल हाइपोथेसिस, इट इज आल्सो कॉल्ड जीरो हाइपोथेसिस when you think that there is no significant difference or significant correlation between two variables. और जब हम देखते हैं when one variable is impacting on other, either the negative or positive, that is known as alternative hypothesis. एक बार दोबारा मैं हिंदी में बता रहा हूं। सबसे पहले शून्य परिकल्पना, जहां पर हम ये मानते हैं कि दो चरों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, नो सिग्निफिकेंट रिलेशन। और जब हम कहते हैं कि चरों का आपस में संबंध है, एक चर दूसरे चर को, चर मीन वेरिएबल, एक चर दूसरे चर को प्रभावित करता है, तो वहां पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। यह दो तरह की होगी,
पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक या ऋणात्मक। यदि एक चर का दूसरे चर पर सही प्रभाव पड़ रहा, दैट मीन एक चर बढ़ रहा है और दूसरा भी चर बढ़ रहा है, तो उसे हम पॉजिटिव कहेंगे। यदि एक चर बढ़ रहा है और दूसरा चर घट रहा है तो इसे हम निगेटिव कहते हैं। जैसे आप उसका जो है डिमांड एंड सप्लाई का देखते हैं कि डिमांड अगर ज्यादा है और तो सप्लाई भी बढ़ रही है उसके साथ साथ में, तो इट मीन ये पॉजिटिव। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो रही है तो इट मीन क्या है आपका निगेटिव। तो ऐसे ही बहुत सारे एजुकेशनल में ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बहुत काम किए। ओके, अब परिकल्पना के क्या कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ हाइपोथेसिस मैं बता रही हूँ। शोधकर्ता के हाथ पे परिकल्पना एक ऐसा साधन है जो शोध का दिशा निर्धारक व प्रेरणा है। वास्तव में परिकल्पना निम्न कार्यों को स्वयं में समाहित करती है। तो ये कौन कौन से काम है परिकल्पना? पहला काम है औचित्यपूर्ण मार्गदर्शन, मीन्स प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, आगे बताने की जरूरत नहीं, इससे जो है क्योंकि हाइपोथेसिस के आधार पर हमें जो गाइडेंस मिलती है। क्यों? क्योंकि हम रिसर्च करने से पहले ही हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट। नल हाइपोथेसिस, बुद्धि और उपलब्धि में कोई भी सार्थक संबंध नहीं है। नल हाइपोथेसिस मान लिया। हमने माना कि बुद्धि का एकेडमिक अचीवमेंट पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इससे हमें प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है कि आगे किस तरह से दिशा जो दिग्भ्रमित जिसे कहते हैं वह वहां से हट जाता है। दूसरा है तथ्यात्मक चयन में महत्वपूर्ण भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल इन सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। इसके अंदर क्या है, जो हमारे फैक्ट्स हैं उनके सिलेक्शन के लिए परिकल्पना समस्या को सीमित करती है तथा महत्वपूर्ण तथ्यों के चुनाव में सहायता करती है। किसी भी क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमें अपने अध्ययन में उन समस्याओं में से किन पर अध्ययन करना है उनका चुनाव और सीमांकन परिकल्पना के माध्यम से ही होता है। इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं। हमने ये निकालना कि कक्षा 10 के बच्चों में की उपलब्धि पर किस चीज का प्रभाव पड़ता है। तो हम केवल जो प्रभाव वाले लेंगे, ठीक है, स्कूल एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट, स्टडी हैबिट्स, ये नहीं कि हम और सारी फैक्टर्स या सारे वेरिएबल ले लें, वही वेरिएबल जो उसको के प्रभावित करते हैं। अगला है आपका दिशा निर्देश देना, ठीक है, गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस। अगला है आपका निष्कर्ष निकालने एवं नए सिद्धांतों के प्रतिपादन में। When we will be able to find out results and postulation of new principles. उसके बाद है आपका पुनरावृत्ति संभव, रेप्लिकेशन पॉसिबल। नेक्स्ट प्रक्रिया निर्धारक मीन्स, तो रेप्लिकेशन पॉसिबल का मतलब होता है क्या? रेप्लिकेशन मीन डुप्लीकेशन, दोबारा उस चीज को करना। शोध निष्कर्षों का मूल्यांकन विश्वसनीयता व वैधता की कसौटी पर कसा जाता है। यह विश्वसनीयता व वैधता बार बार मूल्यांकन उपरांत सुनिश्चित होता है। अतः शोध कार्य में पुनरावृत्ति संभव है, जो कि परिकल्पना के अभाव में संभव नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रक्रिया निर्धारक या डिटरमाइनर्स ऑफ प्रोसीजर्स। परिकल्पना द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्य हेतु उपयुक्त तरीका व उत्तम क्रियाविधि क्या होना चाहिए। इससे अनावश्यक भटकाव नहीं होगा। और नेक्स्ट आपका सार निकालने में सहायक, हेल्प्स इन रिकैप्चुलेशन। यस, कोई भी हमने उसका सार निकालना है तो उसके लिए यह हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये था जो है परिकल्पना के जो कार्य हैं वो क्या है। अब ये कार्य यदि हमें याद है ना, महत्व में भी इनको हम लिख सकते हैं, तो इसलिए कार्य और महत्व दोनों के लिए ये काम आ जाएंगे, ये भी आपने याद रखने हैं। नाउ वी आर गोइंग परिकल्पना का महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक, पहला है ज्ञान को अद्यतन करने में महत्वपूर्ण उपकरण, पावरफुल टूल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो इसमें फ्रेड एंड कर्लिंगर कहते हैं परिकल्पनाएं ज्ञान की समृद्धि हेतु शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि वे मनुष्य को अपने से बाहर
आने के योग्य बनाती है। Hypotheses are powerful tools for the advancement of knowledge because they enable man to get outside himself. It is written by Fred and Carl. दूसरा है आपका अंतिम स्पष्टीकरण में सहायक, helps in tentative explanation. तो इसमें चैपलिन महोदय कहते हैं परिकल्पना एक अवधारणा है जो अंतरिम स्पष्टीकरण करती है। According to Chaplin, hypothesis is an assumption which serves as a tentative explanation. अगला तीसरा है नवीन शोध कार्यों का निर्देशक, guide for further investigation. तो परिकल्पना में जहां हमें कैसे करना है तो उसके लिए आगे गाइड करने के लिए हाइपोथेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ में सीबी गुड और डी स्केट्स ने कहा है परिकल्पना एक सुनिश्चित अनुमान या निष्कर्ष होता है जिससे अवलोकित तथ्यों तथा दिशाओं को स्पष्ट करने के लिए एवं अन्वेषण को निर्देशित करने के लिए बनाया जाता है। According to C.V. Good or D.E. Skates, a hypothesis is a shrewd guess or interference that is formulated and provisionally adopted to explain, observe facts, a condition, and to guide further investigation. और चौथा है इसका महत्व, फोर्थ इंपोर्टेंस है प्रायोगिक परिकल्पनाओं के सत्यापन में सहायक, helpful for experimental verification. तो इस संदर्भ में जो हमारा ये चल रहा है, इस संदर्भ में एम वर्मा का कहना है सिद्धांत जब औपचारिक व स्पष्टता में किसी परीक्षणी प्रतिज्ञप्ति के रूप में अभिकथित करके आनुभाविक या प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया जाता है तो वहां पर उसे हम परिकल्पना कहा जाता है।